नाजरीन, साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। खुसूसी अदालत ने FIA को जल्द चालान जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अटक जेल में जज अबुल हसनात ने केस की समाअत की। शाह महमूद कुरैशी को भी रिमांड मुकम्मल होने पर खुसूसी अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। खुसूसी अदालत ने FIA को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अटक जेल में जज अबुल हसनात ने केस की समाअत की है। शाह महमूद कुरैशी को भी रिमांड मुकम्मल होने पर खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक की तौसीह कर दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट करें, अटक जेल में ये समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। इस पर बात करेंगे जुनेद आलम से। जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत में मजीद 14 रोज तोसीह कर दी गई है। साइफर केस के हवाले से समाअत जो है वो खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। तकरीबन 1 घंटा ये समाअत चलती रही, जिसके बाद समाअत खत्म होने के बाद जो है वो साइफर केस का जो फैसला है वो सुनाया गया और मजीद रिमांड में तोसीह की गई है। इस वक्त जो खसूसी अदालत के जज हैं वो अभी भी जेल के अंदर ही मौजूद है, जबकि लीगल टीम जो है वो बाहर आ चुकी है। अब जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि केस में जो है मजीद जमानत के लिए जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया जाएगा और वहाँ पर जो है इस केस के मुतालिक जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। जी जुनेद, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मालूम नहीं बर्फ पिघलेगी या नहीं, जो बेगुनाह हैं उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। शफाफ इंतखाबात वक्त की ज़रूरत और वाहिद हल हैं। मजीद बोले, अगर शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। नीयत साफ है, दामन साफ है, बेकसूर है, अल्लाह बेनियाज है। वो जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, नकरदा गुनाहों की सजा पाने की फिर भी अदल और इंसाफ तुझसे उम्मीद पा रही है। अगर PTI पर इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवक़्त हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत ख़त्म हो जाएगी। PTI के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। नाजरीन, नैब ने जंगलात अराजी की मुंतकली पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आला पर रावलपिंडी के करीब तख्तपरी के जंगल की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटी के नाम मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। तफसीलात जान लेते हैं इबादुल हक से। इबादुल हक, छानबीन शुरू कर दी गई है, अपडेट कीजिएगा। जी, नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जो जंगल की अराजी है वो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने पर अपनी तहकीकात, अपनी छानबीन जो है वो शुरू की है। ये जांच पड़ताल जो है ये शुरू की गई है कि वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो जंगल की अराजी एक हाउसिंग सोसाइटी को दे दी थी। ये अराजी तख्त परी के करीब थी, जिसे जो है हाउसिंग सोसाइटी को दिया गया। इस पर नैब ने न सिर्फ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो साबिक हैं उनके खिलाफ तहकीकात शुरू की हैं, बल्कि इसमें रेवेन्यू के 14 ऑफिसर्स भी हैं जिनके खिलाफ तहकीकात शुरू की गई हैं। तहकीकात अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और इम्कान है इस पर रेफरेंस दायर किया जाए। बहुत शुक्रिया इबादुल हक तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, आंखों के इंजेक्शन से बिनाए जाने का केस। पंजाब हुकूमत ने नई 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी वाक़े का जामिया मुआयना करेगी। अवेस्टन के इस्तेमाल के तरीक़ाकार पर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। कमेटी वेस्टर्न की मार्केट तक रसाई में खामियों पर रिपोर्ट भी तैयार करेगी। मुस्तकबिल में वाक़यात से बचने के लिए प्लान भी तलब कर लिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब को 7 रोज़ में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है।
مریم نواز لندن سے لاہور کے لیے روانہ، نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں کا جائزہ لیں گی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی کا پروگرام فائنل ہے۔ پارٹی کارکن فقید المزال استقبال کی تیاریاں کریں۔ الیکشن میں نون لیگ کا بیانیہ سابق ادوار کی کارکردگی ہوگی۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کے معمار ہیں۔ ترقی اور خوشحالی کا دور وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر ختم ہوا۔ اسحاق ڈار کل وطن واپس آنے کا اعلان کر چکے ہیں اور بولے پاکستان کو پھر سے 24ویں معیشت بنائیں گے۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ پلان اے اور بی بھی تیار کر لیا گیا۔ بیرون ملک گئے نون لیگ کے تمام سینیٹرز، ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کو 3 دن میں وطن واپسی کی ہدایت کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچیں گے۔ پارٹی رہنما اور کارکن ان کا فقید المثال استقبال کے لیے تیاریاں کریں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کے ترقی کے معمار ہیں۔ نواز شریف معمار ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے، اور انہی کے دور میں 20 گھنٹے کے جو بجلی کے جو بندش تھی وہ ختم ہوئی۔ میاں نواز شریف انشاءاللہ اسی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اپنے کروڑوں بھائیوں اور بہنوں واپس آ رہے ہیں۔ مریم نواز لندن میں 4 روز قیام کے بعد براستہ عرب امارات پاکستان روانہ ہو گئی۔ مریم نواز نے اپنے قیام کے دوران مختلف وفود سے ملاقاتیں بھی کی۔ مریم نواز والد نواز شریف کے استقبال کے لیے کی جانے والی تیاریوں کا جائزہ لیں گی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، نواز شریف کی واپسی کے لیے مشاورت مکمل کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا۔ ہم نے پاکستان کو دوبارہ واپس اسی طرح 24ویں معیشت کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان میں مسلم لیگ نون کر چکی ہے، اور انشاءاللہ اگر قوم نے، عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے موقع دیا، میاں نواز صاحب کی قیادت میں دوبارہ پاکستان اسی طرف واپس جائے گا۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے پارٹی رہنما کو ٹاسک دے دیے گئے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تمام پارٹی رہنما 21 اکتوبر تک ملک میں موجود رہیں، بیرون ملک نہ جائیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں، نواز شریف کو واپسی پر ضمانت نہ ملی تو سیدھے جیل جائیں گی۔ لیگی قائد کی گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ ایک ملزم کو جہاز سے گرفتار کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے۔ ایئرپورٹ حساس جگہ ہے، کسی مجمع کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے خیال میں نواز شریف خود بھی گرفتار ہی ہونا چاہیں گے، وہ ماضی میں بھی بیٹی کے ساتھ گرفتار ہونے آئے تھے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ وہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، اب وہ ڈیالہ جیل میں منتقل نہیں ہونا چاہتے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ اپنے وکلاء کو درخواست واپس لینے کا کہیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ وہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، اب وہ ڈیالہ جیل میں منتقل نہیں ہونا چاہتے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ اپنے وکلاء کو درخواست واپس لینے کا کہیں گے۔ اس سے پہلے جب سماعت ہوئی تھی تو منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے، لیکن ابھی کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ وہ اب اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اور اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے وکلاء کو درخواست واپس لینے کا کہیں گے۔ جبکہ جو جج ذوالقرنین ہیں ان کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا کہ ان کو منتقل کر دیا جائے اڈیالہ جیل میں، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ بات کریں گے جنید عالم سے۔ جنید عالم بتائے گا اس پیش رفت سے متعلق۔ جی شکریہ، بالکل چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو سائفر کیس کی سماعت ہوئی، اس دوران جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی نہ کرنے کا عدالت کے سامنے جیل کی سماعت کے دوران یہ بیان دیا ہے، جس میں یہ کہا ہے ذرائع کے مطابق کہ اپنے آپ کو اٹک جیل میں ایڈجسٹ کرنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل منتقل نہ ہونے کا جو ہے وہ کہا ہے۔ اس حوالے سے یہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا عمران خان، جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وہاں منتقل نہیں ہونا چاہتا۔ اس حوالے سے جو وکلاء کے جو پینل ہے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ واضح بیان دیا کہ میں یہاں پر ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، اب اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اگر عدالتی فیصلہ آتا ہے تو وہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے۔ جی جنید، بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رانی پور حویلی میں کمسن بچی کی ہلاکت کا کیس، ملزمہ ہنا شاہ نے پولیس کو گرفتاری دے دی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ ہنا شاہ کو وومن پولیس سینٹر
खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया है। आज इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। रानीपुर हवेली में तशद्दुद से कमसिन बच्ची फातिमा जहाँ बहक हुई थी। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस, रेंजर्स और पुलिस की स्मगल शुदा गैर कानूनी सामान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बोल्टन मार्केट और बल्दिया यूसुफ गो टर्मिनल पर छापे मारे गए। स्मगल शुदा सामान की हज़ारों बोरियां बरामद कर ली गईं। एहतजाज पर मुतादिद दुकानदारों को हिरासत में भी लिया गया। तफसीलात सैयद आतिफ अली की रिपोर्ट में। कस्टम इंटेलिजेंस की टीम ने रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी के साथ शहर के सबसे बड़े होलसेल बाजार बोल्टन मार्केट पर छापा मारा। मार्केट के दाखिली रास्तों को बंद करके मुख्तलिफ गोदामों में स्मगलशुदा गैर मुल्की सामान की तलाश शुरू कर दी गई। इस दौरान ताजिरों ने एहतजाज की भी कोशिश की, मगर कानून के आगे किसी की न चली। गोदामों में सर्च ऑपरेशन के बाद बड़ी मिकदार में स्मगलशुदा सामान बरामद करके मुतादिद दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब कस्टम और पुलिस ने यूसुफ गोड टर्मिनल के करीब गोदाम पर छापा मारा, जहां बहुत बड़ी मिकदार में स्मगल शुदा सामान छुपाया गया था। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान प्लास्टिक दाना, दूध पाउडर और प्लास्टिक शॉपर्स की 3200 से जायद बोरियां बरामद कर ली गयी। नाजरीन, खेलों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर, कीमतों में इजाफे से खेलों का सामान भी महंगा हो गया। बैट, बॉल, फुटबॉल और दीगर अशिया की कीमतें 30 से 40% बढ़ गईं, जिससे खिलाड़ी परेशान हैं। खेलों के सामान की कीमतों का अहवाल जानते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे सैफ शेरानी से। रुपए की बेकदरी और टैक्सेस में इजाफे के बायस जहां दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो वही स्पोर्ट्स का जो सामान है वो भी काफ़ी महंगा हो गया है। जो खेल के शौकीन है वो भी खेल से महरूम हो रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मेरे साथ एक डीलर मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। पिछले साल हम जो चीज़ 500 रुपये की बेचते थे ना जी, वो अब उसका रेट 800 रुपये है। वो हमें 400 की आती थी, हम 500 की बेचते थे। आप जो है 700 की आती है, 800 की बेचते हैं। ये फ़र्क पड़ गया। इसी तरह फुटबॉल, इसी तरह टेनिस बॉल, स्लोसन टेप, हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बची होगी। डॉलर और रुपए की बेकदरी है, लोगों को परेशान है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी कोई खाना नहीं पूरा कर सकता। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों के साथ जो डीलर्स हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि बुनियादी वजह जो है वो रुपए की बेकदरी और डॉलर की कीमत में इजाफा है। उनका ये कहना है तकरीबन 30 से लेकर 40% तक इजाफा हुआ है। जी, कोयटा में जारी 3 रोज़ा कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है। किताब मेले में 4000 किताबें रखी गई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा खतीजा काकड़ से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा जिना टाउन, जहाँ पर शहीद बाज़ मोहम्मद फ़ाउंडेशन की जानिब से 3 रोज़ा बुक फेयर का एहतमाम किया गया है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ स्टॉल्स लगाए गए और यहाँ पर 4000 के करीब स्टॉल्स में इस वक्त किताबें पड़ी हुई है। नौजवानों की बड़ी तादाद इस वक्त स्टॉल्स पर आ रही है और ये किताबें जो है ख़रीद रही है। इसी के साथ साथ बताती चलो कि इस स्टॉल्स में जो है सहूलत ये भी मौजूद है कि बाज़ार से 50% जो है सस्ती ये किताबें मिल रही है। इस वक्त मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि ये इस मेले का मकसद क्या है। जैसे कि आजकल के जदीद दौर में नौजवान कुतुब दीनी के मुताले से दूर जा रहे हैं और इंटरनेट की तरफ इनका ज़्यादा रुझान हुआ है। इंटरनेट के फ़ायदे के साथ साथ हमें फ़िज़िकल शेप में भी किताबों के मुताले की ज़रूरत है ताकि नौजवानों को किताबों की तरफ भी माइल किया जा सके। बिल्कुल, आपने सुना इनका ये कहना है कि नौजवान नस्लों में ख़ास तौर पर इंटरनेट के इस दौर में इनमें जो है मोबाइल फ़ोन्स का रुझान बहुत है, तो वो कुतुब बीनी की तरफ जो है तवज्जो कम ही देते हैं। इनका ये कहना है कि किताबों की अहमियत को उजागर करने के लिए इस कुतुब मेले का जो है एहतमाम किया गया है। जी,